अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट का नाम आपको पता है, कैफ 7 कंपनी लॉ। सर, इस सब्जेक्ट में ऐसा क्या है जो पुराने लॉ में नहीं था, है ना? लॉ तो एक बार पढ़ चुके हैं, बिजनेस लॉ। सर, इस सब्जेक्ट में क्या है? इस सब्जेक्ट को आप भूल नहीं सकते। बिजनेस लॉ को आप भूलना चाहें भूल जाए। अच्छा, क्यों? इसकी वजह यह है कि ये सब्जेक्ट आपको आपकी CFAP 2 में काम आएगा, क्योंकि वहां पर इसका एडवांस वर्जन है। तो अब आप सोचें कि वो जो एडवांस वर्जन है उसका कंपैरिजन इससे किया जाएगा। तो यानी सारी बेस जो आपकी उस जगह के लिए बनेगी वो यहां से बनेगी। तो इसका मतलब सर, एग्जामिनर यहां पर अब जो पेपर जो पूछता है वो टक्कर का पेपर पूछता है। सर, कैसे पूछता है? यहां पर हमारे पास कितने मार्क्स का पेपर है? सीए के सारे पेपर्स 100 मार्क्स के हैं, ठीक है? सर, इसमें एमसीक्यूज आते हैं? बिल्कुल आते हैं। एमसीक्यूज कितने मार्क्स के हैं? 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं। और सर, सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का है? 85 मार्क्स का। ठीक हो गया। सर, ये जो हमारे पास 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, सर ये कितने कितने नंबर का एक एमसीक्यूज पूछता है? 1 नंबर का, आधे नंबर का, 1.5 नंबर का, 2 नंबर का, या 15 नंबर के 15 एमसीक्यूज। एग्जामिनर की मर्जी है, क्योंकि ये जंगल का बादशाह है और शेर जंगल का बादशाह होता है। शेर की मर्जी, अंडा दे या बच्चा। तो ये भी इसकी मर्जी है, ये आपको 1 नंबर का एमसीक्यूज दे, या आपको 1.5 नंबर का दे, या आपको मुश्किल बनाने के लिए 2.5 नंबर का दे। इसकी मर्जी, ठीक है? अब ऐसा भी हो सकता है कि सर 15 नंबर में कोई आपके पास 10 एमसीक्यूज हो, 9 एमसीक्यूज हो, 11 एमसीक्यूज हो। तो इसका मतलब ये 1 मार्क का भी आ सकता है, 1.5 मार्क्स का भी आ सकता है, और ये 2 मार्क्स का भी आ सकता है। सर, सब्जेक्टिव का पेपर कैसा आता है? सब्जेक्टिव का पेपर पहले आया करता था जिसमें आप समझे कि ज्यादातर सवाल रट्टे वाले होते थे। रट्टे वाले स्ट्रेट सवाल देता था। अब एग्जामिनर ये कह रहा है कि यार इनको मैंने तैयार करना है CFAP 2 के लिए, तो अब अगर मैं इनको ऐसे रट्टे वाले सवाल दूं तो ये तो तैयार नहीं होंगे। ये तो समझते हैं कि सर पेपर तो बहुत ही आसान है कंपनी लॉ का, और जब ये वहां पे पहुंचते हैं तो ये पास ही नहीं कर पाते। इवन एग्जामिनर ने ओपन बुक एग्जाम रखा हुआ था कि किताबें अपने साथ लेकर जाओ, ऑर्डिनेंस अपने साथ लेकर जाओ और फिर जाके एग्जाम दो। बच्चा फेल हो जाता था। बच्चा कहता है समझ ही नहीं आती थी मुझे, क्योंकि वो इतना एक आसान पेपर देने का आदी हो गया था कि जब वो एडवांस लेवल पे जाता है तो वो उसको भी वैसे ही कंसीडर करता है कि अबे एक तो कंपनी लॉ है, ऊपर से आसान भी है, ऊपर से ओपन बुक एग्जाम भी है। हो गया काम खराब। तो एग्जामिनर ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, और जब स्ट्रैटेजी अपनी चेंज की एग्जामिनर ने, तो एग्जामिनर ने क्या किया कि अब आपसे तकरीबन कोई 55 मार्क्स का पेपर सिनेरियो बेस पूछता है, केस स्टडी पूछता है आपसे, केस स्टडी। और फिर कुछ 30 मार्क्स का जो पेपर है वो आपसे रट्टे वाला पूछ लेगा। यानी कि सर यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके कॉन्सेप्ट्स। अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं है आप इसको डील नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। सर, ये पेपर फेल होने के रीजंस क्या होते हैं? लोग फेल कर जाते हैं इस पेपर को। फेल होने के रीजंस क्या होते हैं? बच्चा ये समझता है कि सर ये पेपर बहुत ही आसान पेपर था, आसान पेपर था, और उससे पहले क्या था?
उससे पहले कैफ लेवल के ऊपर बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ दोनों मर्ज हुआ करते थे 50-50 मार्क्स के। और सर इतना ज्यादा कंपनी लॉ के अंदर मवाद था ही नहीं लोगों के पास पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से इतना सिनेरियो भी नहीं था, इतने सवालात भी नहीं थे, इतनी चीजें भी नहीं थी। सर जब इतना क्वेश्चन बैंक नहीं था लोगों के पास, तो लोग क्या समझते थे कि यार ये पेपर आसान से आसान होता जाएगा, लेकिन ये मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। और इसको अलग कर दिया गया कि अब से कंपनी लॉ अलग है और बिजनेस लॉ अलग है। ठीक है सर, अभी इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है? सर इसको कैफ के बाकी सब्जेक्ट से मैं इसके डिफिकल्टी लेवल को कहां पे काउंट करूं? इसको मैं इजी पेपर में काउंट करूं, इसको मैं मॉडरेट पेपर में काउंट करूं, या इसको मैं डिफिकल्ट लेवल में काउंट करूं? इसको आप मॉडरेट लेवल पे कह सकते हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पेपर बना ही रुकने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। सर बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ को आप कैसे देखते हैं? ये दोनों पेपर्स मॉडरेट लेवल के हैं, मतलब इनका डिफिकल्टी लेवल ऐसा नहीं है कि सर मैं फेल कर जाऊंगा। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली मुझसे पढ़ लिया इंशाल्लाह कॉन्सेप्चुअली, तो आपका इंशाल्लाह पेपर नहीं रुकता इंशाल्लाह ताला। सर हमारी पढ़ने की इसको मेथडोलॉजी क्या होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? मैं यहां पर टॉपिक लिखता जाऊंगा, उस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते जाएंगे। जब हम उन कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते जाएंगे और एक टॉपिक को, एक चैप्टर को हम एंड करेंगे। एंड कैसे करेंगे? आज जो कुछ हमने पढ़ा, इस पूरे का एकता कपूर वाला रिकैप लास्ट में जाने से पहले। दूसरे दिन आए, आपको जगाया, बोला उठ बता, फिर आप बताएंगे वही जो हमने कल डिस्कस किया। फिर नई चीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर कल की क्लास और आज की क्लास दोनों का मिलाकर एक रिकैप चलेगा। फिर अगली क्लास होगी, आपको उठाएंगे, बोला बता कल की क्लास और आज की क्लास का पूरा रिकैप बताते जाओ। फिर हम क्या करते जाएंगे? सर इस तरह फर्ज करें अगर कोई चैप्टर हमारा 6 दिन में खत्म होता है, तो हमने कितनी बार रिवाइज कर लिया? एक बार क्लास के बाद और एक बार क्लास के स्टार्ट में, यानी कि सर हम हर बार 2 बार रिवाइज कर रहे हैं। यानी 6 क्लासों में हमने 12 क्लासें क्या कर ली? कवर की हैं, रिवाइज कर करके पागलों की तरह। सर इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर होगा। सर वो कॉन्सेप्ट दिमाग में डालने के लिए क्या आप ऐसे हमें सिर्फ समझाते रहेंगे? नहीं, आपको एक बुकलेट देंगे, उस बुकलेट में अंग्रेजी लिखी होगी भरपूर, वो आपके साथ बैठकर रीड करेंगे बावाज़ बुलंद। कोई एक किसी को बोल देंगे, कोई एक रीड करेगा, हम सुनेंगे, हाईलाइट करेंगे, कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज निकालेंगे, उन टर्म्स को इस्तेमाल करेंगे एग्जाम में। सर पास्ट पेपर्स को डील करेंगे ना भाई। पास्ट पेपर्स क्लास में समझेंगे, एक आधा अटेम्प्ट करेंगे, बाकी आप अटेम्प्ट करेंगे और वो मुझे चेक करा देंगे। सिंपल। सर ये क्या है? ये हमारी पढ़ने की एक मेथडोलॉजी है, जिसमें आपको रिवाइज भी होता जाएगा, जिसमें आप रीडिंग भी कर लेंगे साथ में, जिसमें आप साथ में पास्ट पेपर्स भी हल कर लेंगे। यानी सारा पूरे कॉम्बो बन जाएगा इंशाल्लाह आपके पास। सर मैंने ये सब कर लिया, अगर मैंने ये सब किया है, पेपर मेरा पास होगा नहीं होगा? आप खुद सोचें। जिस चीज को आप उतना टाइम लगाएंगे वो चीज आपकी होगी नहीं होगी। जिस चीज को जिंदगी में आपने टाइम दिया होगा ना, वो आपकी हो जाएगी एट लास्ट। चाहे आप सीए को दें, चाहे आप किताबों को दें, चाहे आप खाने को दें,
चाहे आप कोई स्किल्स को देख, किसी भी चीज जिसको आपने टाइम दिया वो आपका हुआ। तो आपने क्या करना है, आपने इस सब्जेक्ट को आज से टाइम देना स्टार्ट करना है। अब आप पूछेंगे टाइम कैसे देना है, आपके पास एक प्रॉपर रजिस्टर होगा। प्रॉपर रजिस्टर, सर ये क्या बात करें, रजिस्टर क्या मतलब, मैं बच्चा हूं भाई। रजिस्टर का आपको एक फायदा पता लगेगा, जब आप स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट के लिए रजिस्टर असाइन कर देते हैं ना, कि ये रजिस्टर मेरे इस सब्जेक्ट के लिए है, फिर आप उस सब्जेक्ट को उस तरह से लेकर भी चलते हैं, उसके साथ कोई और काम मिक्स नहीं करते। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पेन होंगे, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, हाइलाइटर, पेंसिल। सर ये क्या मतलब, क्या चाहते हैं आप, यही करूं? नहीं भाई, इसका एक फायदा है, वो मैं आपको बता दूं। कुछ चीजें मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना, फर्ज करो वो आप ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, कुछ चीजें जो आपने मुझसे सुनी हैं वो आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं, और कुछ चीजें जो आपकी समझ आई हैं वो आप पेंसिल वेंसिल से लिख रहे हैं। कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं भाई ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, आपने हाइलाइटर निकाला, रगड़ दिया। अब इसका मतलब जब आप अपना रजिस्टर खोलेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा इन 3 पेजेस में से, बाकी चीजें तो मुझे पता है, लेकिन इन 3 पेजेस में से जो ये 4 बातें ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ? तो इस वजह से आपका रजिस्टर का प्रॉपर होना और प्रॉपर उसको मेंटेन करना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है भाई। सर और क्या मसला आता है, रेगुलर एंड पंचुअल होना। अब ये रेगुलर एंड पंचुअल का मतलब क्या है? रेगुलर मतलब रोज आना है, पंचुअल मतलब बाकायदी से टाइम पे आना है। सर आप ऐसी बातें कर, अब भाई आज किया है यार, खाली कसम से बता, ईमानदारी से, हमेशा टाइम से पहले बैठा होता हूँ यार। मतलब अबे बंदे के साथ आज मजबूरी हो गई, क्या करें यार, जिंदगी है ना यार, ऐसा हो सकता है। तो आपने भैया रेगुलर, और आप मैं अपने आप को भी फिर बोल देता हूं यार तो रेगुलर और पंचुअल होना है हमने। सर ये पेपर रुकने की कोई खास वजह? जी हाँ, कंप्लीट कोर्स कवरेज करके ना जाओ, कुदरती पेपर रुक जाएगा। लोग क्या करते हैं, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दें। मैंने आपसे कहा कि यार ये वाले 2 चैप्टर्स जो है ना वो लेस इंपॉर्टेंट है। फर्ज करो मैंने आपसे कह दिया ये वाले जो 2 चैप्टर्स हैं ये लेस इंपॉर्टेंट है, आपने क्या किया, आपने कहा यार सर ने 2 चैप्टर्स बोले हैं लेस इंपॉर्टेंट। आपने फेसबुक वॉरियर बने, आपने फेसबुक पे पूछा आप लोग बताओ कौन से चैप्टर छोड़ने चाहिए या कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोगों ने आपको जो बताया ना उसमें से आपको पता लगा जो सर ने 2 बोले और लोगों ने जो 3 हटाए, तो टोटल मिल मिला के 5 हटा दो। एक आधा आपको मुश्किल लग रहा था आपने बोला यार एक मेरी तरफ से सदके जाऊं, 6 चैप्टर आपने हटा दिए। अब आप एग्जाम में बैठ गए, अब आप अपना लक आजमा रहे हैं बैठ के। अब आप सोचें जब आप इस तरह अपना लक आजमा रहे होंगे तो यार आपको पास होना चाहिए या नहीं। ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूस हो ये मैं नहीं चाहता। मतलब शायद लकीली आप जीत जाएं, पास हो जाएं, लेकिन आप फंस जाएंगे। कहां पर फंसेंगे? आगे CFAP 2 में। ये जब आप खत्म करेंगे ना तो आप ऑडिट फर्म में जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें काम आएंगी। जब लोग काम करते हैं, जब लोग कंपनी लॉ पढ़ते हैं, आगे भी जाएंगे फिर भी कंपनी लॉ पढ़ेंगे, तो अब लोग 2 किस्म के काम करेंगे। या तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या वो किसी कंपनी में काम करेंगे, या अपनी कंपनी ही स्टार्ट कर लेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद लोग या तो अपनी कंपनी ही स्टार्ट कर लेंगे या किसी कंपनी में या ऑडिट फर्म में काम करेंगे। तो आप ये समझ लो कि ये एक्चुअली एक प्रैक्टिकल पेपर है आपके लिए। सर इसके अंदर क्या कैलकुलेशन वगैरह इस तरह की चीजें होंगी?
हाँ होंगे। सर इसमें मुझे कैलकुलेटर लेके जाना पड़ेगा? हाँ लेकर जाओ। हो सकता है एग्जामिनर आपसे चीजें कैलकुलेट करवा ले। आ रही है बात समझ? इसमें सर चीजें कुछ रिटेंशन का गेम भी है। रिटेंशन का गेम क्या होता है सर? रिटेंशन का मतलब होता है कि यहां पर कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि इस चीज के लिए 10 दिन दिए हुए हैं, इस चीज के लिए 15 दिन है, 20 दिनों के अंदर ये काम कर लेना है, SECP से 30 दिनों के अंदर ये मंगवा लेना है, 45 दिनों के अंदर ये कर लेना है, 60 दिनों में ये कर लेना है, ये नहीं किया तो लेवल 1 की पेनल्टी, ये नहीं किया तो लेवल 2 की पेनल्टी, ये नहीं किया तो लेवल 3 की पेनल्टी, मीटिंग इतने इतने दिनों में कर लेनी है। इसका मतलब कि सर यहां पर हमें कुछ चीजें याद करनी पड़ती है। अब सर ये चीजें हम याद करते कैसे हैं? याद रखें, ये जो मैं आपको नंबर ऑफ डेज बता रहा हूं ना, ये ऐसे ही नहीं बने कि चलो यार कंपनी एक्ट में लिखने वाले की ऐसे ही आंख खुली, बोला चलो आज ये 12 दिन कर देते, आज हिम्मत नहीं है। ऐसा नहीं है, इसका प्रॉपर एक सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस जब आपको समझ आ जाएगा तो आपको याद भी आसानी से ये खुद ब खुद ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब सर इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का कुछ ओवरव्यू करा दें, क्या क्या होगा इस सब्जेक्ट के अंदर, हम किन चीजों के अंदर स्पेशलाइज बनने जा रहे हैं, हम किन चीजों में माहिर बनने जा रहे हैं। पहले आप ये लिख लें कि इस सब्जेक्ट में है क्या क्या, कितना केस स्टडी है, क्या नहीं है, वो लिख लें 2 मिनट लगा के, और एक प्रॉपर रजिस्टर रखिएगा अपने पास। मेक श्योर करके एक प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए। कब आए भाई दुबई से? हैं? अच्छा, तो फिर से जा रहे हैं क्या? अच्छा, शुक्रिया भाई। सर अब ओवरव्यू बता रहा हूं आपको इस सब्जेक्ट का। सर ऐसी चलते चलते ना ट्रेन में से हम ग्लिम्पसेस नहीं देखते थे, दरख्त आ रहे हैं, हरियाली आ रही है, कचरा कुंडी आ रहा है, कोई तुम्हें छेड़ के जा रहा है, वो सब एक ना, सर वो जरा दिखाओ ना, आंखें बंद करें, हाथ पकड़े मेरा, आओ चलते हैं। वही यहाँ पे जा रहे हैं। चलो अब जरा यहाँ देखो, देखो बेटा, हम बहुत सारे लोग मिल गए, बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिले, और हम लोगों ने मिलकर सोचा सर एक कंपनी बनाते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने मिलकर सोचा है कि वो कंपनी स्टार्ट करते हैं, और वो कंपनी स्टार्ट करने की जिद्दोजहद में लग गए। सर ये वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं वो लोग कौन कहलाते हैं? वो हमारे प्रोमोटर्स कहलाते हैं। जो कंपनी में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करते हैं सर, वो कौन कहलाते हैं? वो हमारे प्रोमोटर्स कहलाते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? कंपनी बनाते वक्त जितने भी खर्चे हो रहे होते हैं उसे हम क्या कह रहे होते हैं? उन लोगों को हम कह रहे होते हैं प्रोमोटर्स। सर ये प्रोमोटर्स करते क्या हैं? ये लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ये लोग जब कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो सर ये वाले जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे कहलाते कौन से हैं? अब इसके अंदर हमारे पास वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास एक है जिसे हम कहते हैं MOA। MOA का क्या मतलब है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक डॉक्यूमेंट तो ये हो गया। एक डॉक्यूमेंट हो गया जिसे हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक है जिसे हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और एक है जिसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है सर, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये प्रोमोटर जो है तैयार करता है। जब ये प्रोमोटर ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, अच्छा इसके अंदर है क्या क्या वो मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। अभी तो हम सिर्फ ऐसे ही गुजरते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं होना क्या है। ये प्रोमोटर्स सर MOA, AOA, प्रोस्पेक्टस,
ये जब बना लेगा सर, ये चीजें लेकर ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, रजिस्ट्रार के पास जाएगा। क्यों जाएगा सर? रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए जाएगा? रजिस्ट्रेशन। किसकी रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा है? अपनी कंपनी की। सर यहां पर एक इदारा है जिसे हम कहते हैं SECP। इस SECP को हम कमीशन के नाम से भी जानते हैं। SECP कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सर ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये वो है जिसकी अप्रूवल से कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन करता कौन है? रजिस्ट्रार। अप्रूवल किसकी होती है? अब जरा आगे। सर जब हम कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे तो यहां पर याद रखें, कंपनी एक अलग एंटिटी है और हम एक अलग हैं। यानी कि सर यहां पर दो अलग अलग किस्म के लोग हैं, दो अलग अलग किस्म के लोग हैं। अब वो दो अलग अलग किस्म के लोग कौन से हैं? सर एक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं नेचुरल पर्सन, और एक है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। सर हम लोग जो कि कंपनी चला रहे होते हैं, हम लोग कौन कहलाते हैं? नेचुरल पर्सन। और सर ये कंपनी इटसेल्फ एक इंसान मानी जाती है, जैसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। अब आप ये सोचेंगे कि यार कंपनी को हम एक इंसान क्यों मानते हैं? कंपनी को हम एक इंसान इस वजह से मानते हैं क्योंकि सर कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने नाम से किसी पर केस कर सकती है। सर मैं भी तो कर सकता हूं। तो नेचुरल पर्सन भी केस कर सकता है अपने नाम से, और आर्टिफिशियल पर्सन भी अपने नाम से केस कर सकता है। सर कंपनी के ऊपर उसके नाम से केस किया जा सकता है, इसका मतलब कंपनी भी केस कर सकती है और बंदा भी केस कर सकता है। कंपनी पे भी केस हो सकता है, बंदा पे भी केस हो सकता है। सर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, बंदा भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सर यानी कि हर वो काम जो कि एक इंसान कर रहा है, वो काम कंपनी अपने नाम से भी कर सकती है। तो इसका मतलब कि सर अगर ये दोनों लोगों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो हम इन दोनों को इंसान ही मान लेते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल बात होगी कि आर्टिफिशियल पर्सन होता क्या है, लेकिन अभी समझने के लिए तो सर ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है ये कौन है? ये है हमारी कंपनी। इसको हम एक अलग इंसान मान रहे हैं। और सर ये जो नेचुरल पर्सन है ये कौन है? ये है हमारी मैनेजमेंट। ये कौन है? हमारी मैनेजमेंट, जो कि काम कर रही है कंपनी के अंदर। सर ये लोग तो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन पैसा इनका लगा हुआ नहीं है। इस कंपनी के अंदर जिसका पैसा लगा हुआ है सर वो लोग हैं शेयर होल्डर्स, यानी कि ये लोग हैं ऑनर्स। अब सर ऑनर का पैसा लगा हुआ है कहां पर? कंपनी में। और काम कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। तो इसका मतलब सर इन दोनों की चीजों को क्या करना पड़ेगा? अलाइंड करना पड़ेगा, वरना ये अपना मफाद सोचेंगे, ये अपना मफाद सोचेंगे। इनको क्या चाहिए? अच्छी अच्छी सैलरी, अच्छे अच्छे बोनस, अच्छी अच्छी कार, पेट्रोल अलाउंस, कार अलाउंस, ये सब चाहिए ना भैया। एक काम करने वाले एम्प्लॉय को क्या चाहिए होता है? ये सब। और इनको क्या चाहिए? डिविडेंड। डिविडेंड। तो हम यहां पे देखेंगे कि डिविडेंड हमारे पास कितने किस्म का होता है। डिविडेंड पे करने का प्रोसीजर क्या होता है, कितना कितना डिविडेंड हम दे सकते हैं, ये सारी बातें यहां पर। सर इनकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे इनकी रिम्यूनरेशन वर्ड यूज कर लूं। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सर आपकी
अमाउंट, आपकी कंपनसेशन, आपकी सैलरी, आपके बोनस, आपकी जितनी भी चीजें, सर इनकी जो रिम्यूनरेशन है वो कहां पर लिखी हुई होती है? वो डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई होती है और वो तय होती है। कहां पे तय होती है? एजीएम में तय होती है। एजीएम क्या होती है? सर मीटिंग्स होती हैं। यार इनका पैसा है लेकिन ये लोग काम नहीं करते, तो हमें इनको बुलाना भी तो पड़ेगा ना कि आपके पैसों पे हम क्या हरकतें कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे। पैसा किसका? शेयर होल्डर्स का। काम कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। तो ये पूछेंगे ना साल में एक दिन, बताओ तो भाई हमारे पैसों पे किया क्या तुमने, तुम क्या करते हो? तो एक मीटिंग होती है जिसे हम कहते हैं एनुअल जर्नल मीटिंग। वो एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर सर ये लोग आते हैं, ये लोग भी बैठते हैं, ये सारे लोग मिलकर कुछ फैसले लेते हैं। कुछ फैसले रेगुलर बेसिस के होते हैं और कुछ जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले होते हैं, मतलब अलग से कुछ फैसले होते हैं जिनको हम स्पेशल बिजनेस केसेस कहते हैं। हाँ या ना? कुछ ऑर्डिनरी बिजनेस के चीजें होती हैं। इन मीटिंग में डिस्कशन क्या क्या होगा? ऑर्डिनरी बिजनेस की चीजें जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर ये चीजें तो होंगी, जैसे डिविडेंड के ऊपर बात होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बात होगी। हाँ या ना? यहां मैं लिखता भी जा रहा हूं ताकि आपको कुछ ग्लिम्पसेस दिख जाएं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बात होगी। सर स्पेशल बिजनेस के ऊपर भी तो कुछ बात होगी। हाँ सर, ये वो बातें होंगी जो कि हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस से हट गई होंगी। अब सर मीटिंग्स कितनी होंगी? क्या साल में एक बार मिलेंगे? सर पैसा हमने लगाया है, हम आपसे साल में एक बार मिलेंगे, मतलब एक साल तक आप कुछ भी करते जाओ? नहीं, हम कुछ और भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास कितनी मीटिंग्स हैं? एक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं एजीएम, एक है हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। सर एक एनुअल जर्नल मीटिंग जो साल में एक बार होगी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग जब शेयर होल्डर्स को लगे या जब ये मैनेजमेंट को लगे। सर इस मैनेजमेंट को क्या मैं BOD कह दूं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिल्कुल कह दें। तो सर जब इनको लगेगा तब ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी, जब शेयर होल्डर्स को लगेगा तब भी ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हो जाएगी। आ रही है बात समझ? तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, क्या क्या नोटिसेस देने पड़ेंगे सर मीटिंग करवाने के लिए? भाई क्या उसका एक एजेंडा देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता? एजेंडा का मतलब क्या है? हमारा पर्पस क्या है इस मीटिंग का? हम ये मीटिंग क्यों करवाना चाह रहे हैं? हम इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करना चाहते हैं? वो पूरा का पूरा एक एजेंडा बनेगा। सर वो एजेंडा कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, क्या क्या लिखेगा? शादी का कार्ड आता है, शादी के कार्ड के अंदर लिखा होता है रुखसाना की साकिब से शादी हो रही है? रुखसाना वर्सेस साकिब, एक साल बाद वर्सेस इससे पहले तो एंड लिखा हुआ था ना। हाँ, एक साल बाद की हम बात करें ना, लेकिन अभी कार्ड में क्या लिखा है? रुखसाना वर्सेस साकिब। अब अगर आप देखो तो सर इसके बाद सारी चीजें नीचे लिखी हुई होंगी। कितने बजे, कहां पर खाना है, निकाह कब है, रुखसती कब है, वेलकम कौन कर रहा होगा, इसका मतलब सर वो सारी चीजें आपको पता लग जाएगा कि भैया ये पूरा इनका एजेंडा है, ये इस एजेंडा के हिसाब से चलेंगे। इसी तरह का सर मीटिंग का भी एक एजेंडा होता है। वो एजेंडा पहले सर्व किया जाता है किसको? शेयर होल्डर्स को। किसकी तरफ से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कि ये हमारा एजेंडा है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये लोग आते हैं वहां पर, फिर ये लोग करते क्या है? ये मीटिंग के अंदर ये लोग करते हैं, शेयर होल्डर्स करते हैं वोटिंग्स। अब वोटिंग्स कितने किस्म की हैं ये एक अलग कहानी है।
बात समझ आ रही है? मतलब आपको ये लगेगा सर ये इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। सर जब हमें इनसे पैसे नहीं लेने हैं तो हम पैसे फिर किससे लेंगे? क्रेडिटर से, बैंक से। एक तो हम फाइनेंस यहां से रेस कर रहे हैं, और फाइनेंस अगर हमें रेस करना है और हमें अपनी सर इक्विटी भी नहीं देनी, तो फिर हम कहां से फाइनेंस रेस करेंगे? हम क्रेडिटर्स से फाइनेंस रेस करेंगे। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो लोग जो हमें उधार दे रहे होते हैं। सर कंपनी अब चल रही है तो जाहिर है इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। हमें अगर क्रेडिटर से लोन लेना है तो हमें उसके बदले में सर हो सकता है इनको कोई सिक्योरिटी रखवानी पड़ जाए। यस और नो? जब हम आपसे लोन लेंगे तो हमें उसके बदले में आपके पास कोई सिक्योरिटी रखवानी पड़ जाए। अब वो सिक्योरिटी क्या होती है? या तो वो प्लेज हो सकती है, यानी मैं आपको मूवेबल गुड्स रखवाऊंगा, या मैं आपके पास इमूवेबल गुड्स रखवाऊंगा, या मैं आपके पास कुछ भी नहीं रखवाऊंगा, लेकिन आपसे ये कहूंगा कि ये जो चीज मेरे पास रखी है, अगर मैं पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर जाऊं तो ये चीज आपकी। अरे बस समझ, इसका मतलब मैं आपको चार्ज दे दूंगा। किस चीज का? इन केस ऑफ डिफॉल्ट उठा जाना सारा माल। तो सर क्रेडिटर्स को अक्सर और बेशतर हम क्या करते हैं? हम कुछ चार्ज देते हैं, और वो चार्ज क्या है कि या तो हम इनके पास कोई गुड्स रखवा देते हैं या वो गुड्स हमारे पास रखे हुए होते हैं। अब आप सोचो, आपके सिर्फ एक ट्विस्ट कर रहा हूं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एसेट्स लिखे हुए हैं कि ये एसेट्स हमारे हैं, क्या सर हमें ये बताने पड़ेंगे ऐसी सीपी को कि हमने कुछ चीजें इनमें से चार्ज पे रखवाई हुई हैं? सोचो जरा कि भैया अगर हम पेमेंट नहीं कर सके तो वो चीजें अचानक से गायब होंगी तो आप पूछोगे कहां गई वो एहसासे, तो उस वक्त हमारे पास जवाब नहीं होगा ना। तो इसी वजह से आज हम क्या करते हैं? आज हम उठाकर एसईसीपी को पहले से बता देते हैं कि सर ये चीजें हमने क्या करवाई हुई हैं, हमने चार्ज करवाई हुई हैं, ताकि एसईसीपी की वजह से लोग हमारे ऊपर क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं और हमारी कंपनी को पैसा देते हैं। ये लोग हम पे क्यों बिलीव करते हैं? इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं ये शेयर होल्डर्स हम पे? ये शेयर होल्डर्स हम पे इस वजह से इतना ट्रस्ट करते हैं क्योंकि सर यहां पर किसने कहा है ये ट्रस्ट करने को? एसईसीपी की वजह से, इतने बड़े नाम की वजह से ये लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। ये सुनो, वरना ट्रस्ट करना आसान बात है क्या? इसमें कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ना यार। हम किसकी वजह से ट्रस्ट करें? हमें ऐसा भी तो लगता है, फर्ज करो आप हर किसी पे अगर ट्रस्ट कर ले तो लाओ मुझे दो 5 लाख रुपए, ट्रस्ट नहीं करोगे ना यार आप। क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे? क्योंकि सर आपको ये पता है कि ये बंदा भाग गया तो इसका मतलब सर कंपनी भी अगर भाग गई, सर क्या कंपनी बंद नहीं हो सकती? एक ऐसे आर्टिफिशियल नाम है, एक आर्टिफिशियल बंदा हमने बनाया हुआ है, बंद करके गायब हो जाते हैं। इसका वाइंडिंग अप का एक पूरा प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर है इसके वाइंडिंग अप का, कि इसको अगर वाइंड अप करेंगे तो वाइंड अप कैसे करना है। सर ये प्रोसीजर भी आपके कंपनी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। इसको वाइंडिंग अप कौन कौन कर सकता है ये भी लिखा हुआ है। सर क्या इसकी वाइंडिंग अप कोर्ट कर सकता है? हां कर सकता है। सर इसकी वाइंडिंग अप ऑफिशियल लिक्विडेटर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसका मतलब कि सर इसको वाइंडिंग अप का प्रोसीजर है वो यहां पे लिखा हुआ है। तो बात समझ आ रही है आपको? इसका मतलब कि कंपनी स्टार्ट हुई यहां से और खत्म होने तक का पूरा प्रोसीजर, उसके अंदर इतना कुछ आएगा, हाँ हिल जाएंगे आप, बोलेंगे यार सर अच्छा खासा है यार। लेकिन मजे की चीज क्या है? मजे की चीज सर यहां पर हर चीज दूसरी चीज से कनेक्ट हुई हुई है। सोचो कैसे? बज़ाहिर मैंने आपको इतनी सी बात बताई है,
लेकिन आपको तकरीबन मैंने सब कुछ बताया है। तो इसका मतलब कि यहां पर हर चीज कनेक्ट हो रही है, हर चीज इन 2-3 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही होगी। इन लोगों के इर्द गिर्द चीजें सारी घूमेंगी। यानी ऐसा नहीं होगा कोई भी चीज उठ के आई और एक नई नवीनता लेके आ रही हो, सब कुछ इनसे रिलेटेड होगा। तो पढ़ना ज्यादा आसान होगा, कनेक्टिविटी करना आसान होगा, रिलेट करना आसान होगा, लिंक करना आसान हो जाएगा। मुश्किल कहां पे होगा? जब एक चैप्टर कोई और बात कर रहा है, अगला चैप्टर बात ही कोई और करता है। बिजनेस लॉ के अंदर ऐसा होता था, एक चैप्टर कोई और बात करता है, कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मारा मारी, कूटो पीटो, ऐसी बातें, तो दूसरा चैप्टर बिल्कुल ही कोई अलग बात करता है। हाँ, मतलब बिल्कुल ही कोई अलग बात करता है। ठीक है सर, हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2017। तो देखें तो हमने किया क्या, मैंने आपसे कहा कुछ लोग जमा हुए, इन्होंने कंपनी बनाने को सोचा। ये लोग कौन कहलाएंगे? प्रोमोटर्स। सर ये प्रोमोटर्स क्या करेंगे? कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और आपका प्रोस्पेक्टस। सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। किस चीज के लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे। सर कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाएगी तो हम उसे क्या मानेंगे? एक आर्टिफिशियल पर्सन मानेंगे। और ये कौन है? हम कौन है? एक नेचुरल पर्सन, यानी कि जो कंपनी को चला रहा होगा वो एक नेचुरल पर्सन होगा। ऑब्वियस बात है सर, आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो चला नहीं सकता, डिसीजन नहीं ले सकता, साइन नहीं कर सकता, मीटिंग में नहीं बैठ सकता। तो इसको आर्टिफिशियल पर्सन को चलाने के लिए आपको एक नेचुरल पर्सन की जरूरत होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी नेचुरल इंटेलिजेंस ने अपनी इंटेलिजेंसी से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। हाँ या ना? यस और नो? एक नेचुरल इंटेलिजेंस ने, हम जैसे लोगों ने बनाया ना भाई, हमने अपनी कुदरती ताकतों कुव्वतों से हमने अपनी इंटेलिजेंसी को मिलाया और हमने एक आर्टिफिशियल बना दिया। बोला ये एक अलग इंसानी दिमाग है। आज वो वही काम करता है, इसको बोलो वो काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी तरह सर हमने क्या किया, नेचुरल पर्सन ने एक आर्टिफिशियल पर्सन को जन्म दे दिया कि अब मेरे ऊपर कोई भी कहानी ना है, इसके ऊपर आ जाए। तो मैनेजमेंट इसको चलाने के लिए, इस कंपनी को चलाने के लिए, इस कंपनी के डिसीजन लेने के लिए आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? नेचुरल पर्सन की, जो कि मैनेजमेंट है, जो कि आपके बीओडीज हैं, जो कि आपके डायरेक्टर्स हैं। अब सर आपके पास पैसा तो है नहीं कंपनी को चलाने के लिए, तो कंपनी को चलाने के लिए पैसा कौन देता है आपको? शेयर होल्डर्स देते हैं, यानी कि ऑनर्स देते हैं। सर इनको क्या चाहिए? शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए होता है? डिविडेंड और कैपिटल गेन। इनको क्या चाहिए होता है? डिविडेंड और कैपिटल गेन। सर इनको क्या चाहिए होती है? रेम्यूनरेशन, माल दौलत, किस तरीके की? सैलरी, इंसेंटिव। बोला ये सब हमें दे दो। तो शेयर होल्डर की हट जाती है, बोला पैसा हमारा, बस में हम घूमे और तू घूम बड़ी कार में, गोल्फ क्लब में जा। तो शेयर होल्डर की इन पे हटती है, बोला हमारे पैसे पे तुम एम्प्लॉय लोग ऐश करते हो। तो ये अलाइंड कैसे होगा ये बताएंगे आपको। एनीवेज, फिर मैंने आपसे क्या कहा, सर सिर्फ शेयर होल्डर्स कंपनी को पैसा नहीं देते, कंपनी को पैसा क्रेडिटर्स भी देते हैं। लेकिन वहां पर सर ये लोग आपकी कंपनी के अंदर हिस्सेदार नहीं होते। शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी के अंदर हिस्सेदार हो जाते हैं। कैसे होते हैं? डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। फिर सर अब पैसा इनका, काम ये कर रहे हैं,
तो ये क्या चाहते हैं कि भैया जो काम काज हो रहा है हमें कुछ तो इंफॉर्मेशन दो, हमें कुछ तो हमारे साथ बात करो। तो एक मीटिंग्स होती हैं सर, कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं जो एनुअली होती हैं, सालाना होती हैं, और कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं जो जब बीओडी को जरूरत पड़े, जब शेयर होल्डर को जरूरत पड़े तो वो क्या कर सकते हैं, वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सर इन मीटिंग्स के अंदर होता क्या है, इन मीटिंग्स के अंदर होता है हमारा एक एजेंडा। वो एजेंडा क्या होता है सर, जिसके अंदर ये पता होता है कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर, और वो डिस्कशन यहां पे लिखी हुई होगी, या ऑर्डिनरी बिजनेस या तो स्पेशल बिजनेस के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे होंगे। सर जब कंपनी में हम क्रेडिटर से लोन लेंगे तो हम उसके पास कुछ चार्ज भी रखवाएंगे, जब हम कुछ चार्ज रखवाएंगे तो हम बताएंगे भी किसको, एससीसीबी को बताएंगे भी कि हमने ये चार्ज रखा हुआ है। फिर सर वाइंडिंग अप, अब ये सर क्या वाइंडिंग अप कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या वो अपनी मर्जी से भाग भी सकती है? नहीं, कंपनी ऐसे भागेगी नहीं, इसके वाइंडिंग अप का एक प्रॉपर प्रोसीजर है सर। या तो वो वाइंडिंग अप कोर्ट करवा रही होगी, या वो वाइंडिंग अप एक ऑफिशियल लिक्विडेटर करवा रहा होगा, इस तरीके से जाकर वाइंडिंग अप होगी। कुछ पता लगा? अब देखने में आपको क्या लग रहा है सर ये मजेदार है, और हकीकतन मजेदार है। अब आप पूछें क्यों मजेदार है? क्योंकि इसके अंदर हर चीज स्टार्ट से लेके एंड तक का एक पूरा प्रोसीजर है। उस पूरे प्रोसीजर को अगर आपने यूं लाइन से पढ़ा, आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी, है ना भाई? अगर एक प्रोसीजर हो ना किसी भी चीज का, सीक्वेंस हो, याद करने में आसानी होगी। सर सीक्वेंस ना हो, याद नहीं होगा। तो आपको ये पता लगेगा, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बनाया था, जब हमने खत्म किया तो हमने क्या किया। इसका मतलब वो पूरा का पूरा क्या था, एक इनकॉर्पोरेशन था। पूरी की पूरी क्या थी? इनकॉर्पोरेशन थी। जब हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था, इनकॉर्पोरेट करने से खत्म होने तक की सारी कहानियां आपकी कंपनी लॉ के अंदर है। आसान हाँ या ना? कोई सवाल है तो पूछें। ये मैंने आपको समझे वो ग्लिम्सेस दिखाई हैं जिससे आपको ये पता लगे कि सर चीजें बड़ी अलाइन होंगी, एक चीज दूसरी चीज से कनेक्ट होगी, लिंक होगी, मजेदार होगी, मजा आएगा आपको पढ़ने में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, कोई सवाल नहीं है? समझ आ गया सब कुछ? पक्की बात है? थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास का। आपको एडमिनिस्ट्रेशन से पता लग जाएगा कब है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। टिल देन अल्लाह हाफिज। से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट मुलाकात एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी कब होगी, कहाँ होगी तो यहीं पे होगी, और कैसे होगी वो भी यही बताएंगे आपको। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।